तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी आय का चक्रीय प्रवाह। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं ये हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं। टू सेक्टर का मॉडल का मतलब है कि हमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो प्रकार के लोगों के दिमाग यानी दो प्रकार के लोगों को अपने दिमाग में रखकर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे इनके बीच में इनकम फ्लो होती है, कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पर इनकम आती है, फिर कंज्यूमर से कैसे वापस प्रोड्यूसर पर इनकम जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वाले टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो इसका पहला पार्ट ये वाला है जो आप देख रहे हो और अगला पार्ट बाद में कुछ समय बाद आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक पढ़ना, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो इसमें हम टू सेक्टर की बात करेंगे। अभी टू सेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम केवल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इन दो सेक्टर को मान के चल रहे हैं कि हमारे देश में केवल दो प्रकार के लोग रहते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हिंदी में आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं कि कैसे हमारे देश में इन दो सेक्टर्स के बीच में इनकम फ्लो होती है। पहले कंज्यूमर से प्रोड्यूसर पे जाती है या फिर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे वापस कैसे आती है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज़ नेवर स्टॉप, यानी हर देश में 3 प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं यानी एक्टिविटी होती हैं। अब आप सोच के बताइए कौन कौन सी होती होंगी। पहली होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वहाँ वस्तु और सेवाओं का निर्माण होता है। जनरेशन ऑफ इनकम, यानी आय वहाँ जनरेट होती है, यानी आय जनरेट यानी जनरेट का मतलब होता है कि बनती है लोगों की। बनने का मतलब मशीन में नहीं बनना, लोगों को वहाँ इनकम मिलती है जब वो काम करते हैं। जैसे वेजेस मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, रेंट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। हमने बात भी करी थी कि वेजेस किसको मिलती है, इंटरेस्ट किसको मिलता है, रेंट किसको मिलता है और प्रॉफिट किसको मिलता है। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी क्वेश्चन ने बोल क्या दिया है, तो क्वेश्चन ने सिंपल सा हमें ये बतलाया है बुक ने कि एक देश में 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है। सबसे पहली होती है प्रोडक्शन, यानी किसी भी चीज़ की गुड्स या सर्विसेज यानी वस्तु और सेवा का पहले क्या होता है, निर्माण होता है। जब वस्तु और सेवा का निर्माण होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेबर भी चाहिए होती है, कैपिटल भी चाहिए होती है, एक जगह भी चाहिए होती है जहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है, और साथ क्या नॉलेज भी चाहिए होती है, जिसको हमने प्रीवियस पार्ट्स में कवर भी कर रखा है, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है या फिर फैक्टर सर्विसेज यानी उत्पादन के कारक क्या होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ एक वीडियो है जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है और फैक्टर पेमेंट क्या होती है। तो पहले क्या होता है कि प्रोडक्शन होती है गुड्स और सर्विसेज की। जब गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन होती है तो उसमें बहुत सारे लोग काम भी कर रहे होते हैं, तो उनको उसके बदले में क्या मिलती है, वेजेस मिलता है। क्या मिलता है, वेजेस। अगर आपने कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करी है, वो भी लोन लेकर, मतलब सामने वाले किसी बैंक से ऋण लिया और उसके बाद आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करी, तो यहाँ एक इंटरेस्ट इनकम भी तो जनरेट हुई है बैंक के लिए। और साथ के साथ जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आप उसको हवा में तो करोगे नहीं, आप एक लैंड खरीदोगे। अब लैंड खरीदोगे तो आप क्या करोगे, रेंट भी दोगे, हाँ या ना। और प्रॉफिट क्या है कि जब आप एक बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है बिज़नेस करने का, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना। तो पहले प्रोडक्शन की जाती है और प्रोडक्शन से क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। और हमने बात करी कि कितने प्रकार की इनकम जनरेट होती है, 4 प्रकार की इनकम जनरेट होती है। अब सिंपल सी बात है, जब यानी आपकी इनकम अब जनरेट हो गई है, मतलब जनरेट मतलब आप इनकम कमा चुके हो, तो कमाने के बाद आप उस पैसे को रखोगे तो नहीं, आप उसको क्या करोगे, खर्च करोगे। तो एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। अब खर्चा है दोनों लोग कर सकते हैं, एक कंज्यूमर भी कर सकता है। कंज्यूमर जब एक्सपेंडिचर करता है तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जब एक प्रोड्यूसर कोई खर्चा करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बात भी करा है कि इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं और इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं। तो इन फैक्ट दिस एक्टिविटीज़ आर द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब ये किसी भी देश के लिए एक लाइफ लाइन है, मतलब इनके बिना कोई देश नहीं चल सकता है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं आ पाएगा, जब पैसा ही नहीं आएगा तो वो खर्च कैसे करेंगे। तो इसी मारे कहा गया है कि ये तीनों एक्टिविटी जो है बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं होती है ना तो देश को नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन होती है बट लोगों की इनकम जनरेट नहीं हो रही है, सिर्फ एक्सपेंडिचर क्या वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
तो जब वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे किसी गुड्स की डिमांड करेंगे, और जब वो किसी गुड्स की डिमांड ही कम करेंगे तो कैसे कोई प्रोडक्शन करने वाला प्रोड्यूसर उनको बना पाएगा। तो ना ही प्रोडक्शन हो पाएगी, ना ही इनकम जनरेट होगी, और ना ही वो एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। तो ये तीनों एक्टिविटी एक देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दिस एक्टिविटीज़ एंड इट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट देयर एंड। तो ये बहुत मुश्किल है कि ये प्रिडिक्ट करना कि पहले इनमें से कौन सी एक्टिविटी होती है, फिर उसके बाद कौन सी होती है, और फिर ये कैसे एंड होती है। तो इसको प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट हम इसको एक असम्पशन मान के चल लेते हैं कि पहले प्रोडक्शन होती होगी, फिर इनकम होती होगी, और उसके बाद एक्सपेंडिचर होता होगा। दिस हैव बीन इन एग्जिस्टेंस लाइक अ सर्कल विदाउट अ बिगिनिंग और एन एंड। तो ये क्या करती है, एक तरीके से सर्कल क्रिएट करती है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी कि सर्कल कैसे क्रिएट करती है। ये आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, ये इस पे ऊपर लिखा हुआ है 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो पहला फेज़ वही है जिसमें प्रोडक्शन हो रही है, उसमें नंबर 1 लिखा हुआ है। फिर जब प्रोडक्शन होती है तो लोगों की इनकम जनरेट होती है, तो वो सेकंड हो गया। जब इनकम जनरेट होती है तो वो उसको खर्च भी करते हैं, उसको हम डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम कहते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन द सर्कुलरिटी ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि हमारे देश में कैसे इनकम का फ्लो हो रहा है। पहले प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन से लोगों की इनकम जनरेट हो रही है, फिर इनकम से एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं वो, यानी जो उनको पैसा जनरेट हुआ है इनकम के रूप में उसको खर्च कर रहे हैं। जब वो खर्च करेंगे तो वो गुड्स की डिमांड करेंगे, और जब वो किसी गुड्स की यानी वस्तु सेवा की मांग करेंगे तो प्रोड्यूसर उनको बनाएगा तो प्रोडक्शन होगी, फिर प्रोडक्शन से लोगों की इनकम जनरेट होगी, फिर वो एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये जो फ्लो है चलता रहेगा और चलता रहेगा। तो इस फ्लो को हमने 3 फेज में बांटा है। अब हम 3 फेज को अलग अलग करके देखेंगे कि पहले फेज में क्या होता है, और दूसरे फेज में क्या होता है, और तीसरे फेज में क्या होता है। उससे पहले हम देख रहे थे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डिफाइन क्या होती है। अगर पेपरों में लिखने के नहीं आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज़। अनएंडिंग फ्लो मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। क्या ख़त्म ना हो कि पहले प्रोडक्शन होगी, फिर इनकम जनरेशन होगी एंड एक्सपेंडिचर होगा, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी पहले प्रोडक्शन होती है, फिर उससे इनकम जनरेट होती है, फिर एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर जब लोग करेंगे तो वो किसी ना किसी गुड्स की डिमांड करेंगे। जब उनके पास पैसा होगा तो खर्च करेंगे, तो वो किसी ना किसी गुड्स की मांग भी करेंगे, और जब मांग करेंगे तो प्रोड्यूसर उन गुड्स को बनाएगा भी, और जब वो उन गुड्स को बनाएगा फिर से लोगों की इनकम जनरेट होगी, फिर लोग एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये सर्कल जो है चलता जाएगा और चलता जाएगा। और हमने बात भी करी थी कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम 2 व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड इन पर्टिकुलर। यानी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ रहे हम। ये मान के चल रहे हैं कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें केवल 2 प्रकार के लोग ही इन्वॉल्व है। पहला उत्पादनकर्ता और दूसरा उपभोक्ता, या फिर आप कंज्यूमर कह सकते हो और प्रोड्यूसर कह सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन 3 फेजेस में क्या क्या है। तो 3 फेज में सबसे पहला फेज आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप यहाँ कुछ लिखा हुआ भी देख रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉजेज जनरेशन ऑफ इनकम। यानी जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है तो उससे क्या होती है, लोगों की इनकम जनरेट होती है। इनकम कॉजेज एक्सपेंडिचर। जब लोगों के पास ज़्यादा इनकम होगी तो वो उसको खर्च भी करेंगे, आप उसको एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो और उसको डिस्पोजिशन भी कह सकते हो। अब जब आप एक्सपेंडिचर करोगे तो इससे होगा क्या, बाय जनरेटिंग डिमांड, आप किसी गुड्स की डिमांड बढ़ाओगे। एंड एक्सपेंडिचर वंस अगेन कॉजेज प्रोडक्शन। होगा क्या, जब आप उसकी डिमांड करोगे तो आप उस पर पैसा खर्च करोगे। जब आप किसी चीज़ की डिमांड करते हो तो प्रोड्यूसर उस चीज़ को बनाएगा, जब बनाएगा फिर से लोगों की इनकम जनरेट होगी, फिर से एक्सपेंडिचर होगा, फिर से प्रोडक्शन होगी, और ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा और चलता रहेगा। कॉन्सिक्वेंटली अगेन देयर इज अ जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम अ सर्कुलरिटी विद नो बिगनिंग और एन एंड। मतलब हमें ये नहीं पता कि कब स्टार्ट होता है, किस फेज से स्टार्ट होगा। पहले लोगों की इनकम जनरेट होगी, अब प्रोडक्शन होगी, हमें इसके बारे में प्रॉपर नहीं पता है। बट हमें एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि पहले प्रोडक्शन होती है, फिर लोगों की इनकम जनरेट होती है और एक्सपेंडिचर, यानी पहले उत्पादन होता है, उसके बाद लोगों की आय जनरेट होती है, और तीसरे में होता है खर्चा यानी डिस्पोजिशन होता है, जो आपने इनकम जनरेट करी है। तो चलिए आप देखते हैं दोस्तों 1 बाय 1 करके कि फेजेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या बताया गया है। तो पहला आता है आपका फेजेस ऑफ प्रोडक्शन का पहला, जिसमें है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बेसिकली होती क्या है, वैल्यू एडिशन होती है। अब बोलोगे भैया वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं मूल्य वृद्धि। मान लीजिए आप कोई वुड यानी लकड़ी खरीद के लाए 5,000 रुपये की,
और आपने उसको एक चेयर में कन्वर्ट कर दिया 10,000 रुपये में, तो आपने इसमें कितनी वैल्यू एडिट करी? आपने इसमें 5,000 रुपये की वैल्यू एडिट करके इसको मार्केट में बेच दो कि जो आपने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा इसमें बढ़ाया है, इसको ही वैल्यू एडिशन कहा जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज़ की प्रोडक्शन करता है तो वो उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करता है। अब ये वैल्यू एडिशन करता कौन होगा? ये वैल्यू एडिशन करते हैं आपके प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो किसी गुड्स या सर्विसेज को बनाते हैं। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर किसी गुड्स या सर्विस को बनाने से पहले क्या क्या करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हायर परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमने बारे में बात कर चुकी है। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल आती है। वो ये किससे लेते हैं? वो लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से। किससे लेते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से। जैसे ये 4 पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। द फैक्टर इनपुट्स आर यूज अलॉन्ग विद नॉन फैक्टर्स इनपुट। अब आप बोलोगे भैया फैक्टर इनपुट्स क्या है? फैक्टर इनपुट्स बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही होते हैं। अब नॉन फैक्टर इनपुट्स कौन से होते हैं? नॉन फैक्टर इनपुट्स में आते हैं आपके रॉ मटेरियल, क्योंकि अगर आपने केवल फैक्टर इनपुट इकट्ठे कर लिए, आपने लैंड ले ली, लेबर भी लिया है, आपने पैसा भी लगा दिया और दिमाग भी लगा दिया, बट आप रॉ मटेरियल नहीं लेकर आए, मशीनरीज नहीं लेकर आए, तो आप कोई प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे। तो आपको फैक्टर इनपुट भी चाहिए होते हैं और नॉन फैक्टर इनपुट्स भी चाहिए होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। अब कोई भी गुड्स सर्विस क्यों बनाई जाती है? ताकि सेटिस्फैक्शन मिल सके, यानी संतुष्टि मिल सके। किसको? ऑफ अ ह्यूमन वांट्स, यानी मानव की आवश्यकता को क्या मिल सके? संतुष्टि मिल सके। अब आप बोलोगे सर अगर हमने कोई गुड्स बनाई और किसी व्यक्ति ने उसको कंज्यूम कर लिया तो उसकी वांट्स तो सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, फिर वो दोबारा किसी गुड्स की डिमांड क्यों करता है? क्योंकि हमें पता है कि जो ह्यूमन की वांट्स है वो क्या है? नेवर एंडिंग है। मतलब देयर इज़ नो एंड टू ह्यूमन वांट, यानी ह्यूमन की जो संतुष्टि है यानी वांट्स है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। एक जैसी ख़त्म होती है दूसरी फिर से उठ जाती है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ नो नीड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए आपको चाहिए, आपका सपना है कि आपके पापा आपको 10 रुपये दे। जब आपके पापा आपको 10 रुपये दे देंगे तो आपका एक सपना और होगा कि पापा मुझे 50 रुपये भी दे दे। तो ठीक उसी प्रकार में ह्यूमन की वांट्स भी कभी नेवर एंडिंग होती। तो उसका अगला फेज आता है फेज ऑफ इनकम जनरेशन। तो ये वही फेज है जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि पहले प्रोडक्शन होगी, फिर इनकम होगी और फिर एक्सपेंडिचर होगा। इसको हम फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। यहाँ हाउस होल्ड की बात कर रही है जिसने अपनी सर्विसेज किसको दी है? प्रोड्यूसर सेक्टर को दी है। द हाउस होल्ड गेट फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड को उसके बदले में क्या मिलती है? फैक्टर पेमेंट मिलती है। रेंट मिलता है किसके बदले में? लैंड के बदले में। इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल के बदले में। वेजेस एंड सैलरीज किसको मिलती है? लेबर को मिलती है। और प्रॉफिट किसको मिलती है? एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी बिजनेस के मालिक को मिलती है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द हाउस होल्ड दिस आर फैक्टर इनकम। एक अगर हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। इसको हम कारक आय भी कहते हैं। कारक आय वो आय होती है जो किसी काम के बदले में दी जाती है। मान लीजिए आपने किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया तो आपको जो फीस मिलेगी वो आपके लिए एक फैक्टर इनकम होती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बदले में काम करते हो और उसके बदले में आपको पेमेंट मिलती है तो उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं, जो हम आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में पढ़ने वाले होंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फेजेस ऑफ इनकम जनरेशन में से इतना ही बताया गया है कि कैसे इनकम जनरेट हो रही है। हाउस होल्ड के लिए कैसे इनकम जनरेट होती है और प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए कैसे इनकम जनरेट होती है। हाउस होल्ड को पैसा मिलता है अपनी फैक्टर सर्विसेज का, किससे? प्रोड्यूसर सेक्टर से, तो वो उसके लिए फैक्टर पेमेंट होती है और साथ के साथ वो उनके लिए फैक्टर इनकम भी होती है। जबकि एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम क्या है? उसके लिए इनकम है जब लोग उसकी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेंगे तो वो उसके लिए क्या है? एक इनकम का सोर्स होती है। तो अब लोगों के पास इनकम भी आ गई है, तो अब इनकम आने के बाद उसको खर्च करेंगे। तो अगला फेज आता है फेज ऑफ डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर, यानी खर्चे वाला फेज आ चुका है। वेयर डज इनकम गो? इसका मतलब है जो इनकम जनरेट हुई है वो जाती कहाँ है? इट इज़ स्पेंट, यानी खर्च की जाती है और डिस्पोज की जाती है ऑन दी परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किसी भी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए वो पैसा आप खर्च किया जाना है। अब वो पैसा खर्च कौन करेगा? व्हेन हाउस होल्ड बाय किस फाइनल गुड्स, यानी जब कोई हाउस होल्ड किसी फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तुओं को परचेज करता है तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंज्यूमर किसी फाइनल गुड्स को परचेज करता है तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। जब किसी प्रोड्यूसर किसी फाइनल गुड्स को परचेज करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब आप बोलोगे भैया फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक प्रोड्यूसर भी परचेज कर सकता है और एक कंज्यूमर भी परचेज कर सकता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने प्रॉपर बताया कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली होते क्या हैं और उनके बारे में डिटेल में चर्चा की गई
है। तो देयर इज़ अ डिस्पोजिशन ऑफ इनकम एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। तो अब डिस्पोजिशन का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर आप तब करते हो जब आपके पास क्या होती है, इनकम होती है। तो इसका मतलब यही है कि जब आपके पास इनकम होगी तभी आप डिस्पोजिशन कर पाओगे। द स्टोरी डज नॉट स्टॉप हियर। यहाँ आपकी स्टोरी खत्म नहीं होती है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। होता क्या है कि आपके पास खर्च पे इनकम है, आप उसको खर्च करोगे तो आप गुड्स या सर्विसेज की डिमांड को बढ़ाओगे। जब गुड्स या सर्विस की डिमांड बढ़ेगी तो इससे होगा क्या, दिस अगेन कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की उत्पादन करता डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर से प्रोडक्शन करेगा एंड कॉन्सिक्वेंटली जनरेशन ऑफ इनकम होगी, यानी फिर से लोगों की इनकम जनरेट होगी। देयर इज अ नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, यानी वही तीन चीज़ हो रही है। पहले प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन से लोगों की इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो वो उसको कहीं ना कहीं खर्च भी करेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है। तो ईच फ्लो कीप चेजिंग द अदर फ्लो विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। तो यही कारण है इसको हमने सर्कुलर फ्लो कहा है कि जैसे एक चीज़ होती है दूसरी चीज़ भी उसके पीछे पीछे होने लगती है। आपके पास इनकम होगी तो आप उसे खर्च करोगे तो आप गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड्स को बढ़ाओगे, और जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सर्कुलर फ्लो है जो चले जा रहा है ये लगातार, ये आपका कभी ख़त्म नहीं होगा और चलता रहेगा। जैसे आप ऊपर इस सर्कुलर फ्लो में देख सकते हो कि पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ये यहाँ जाता है, फिर ये थर्ड वाले पे पहुँच जाता है, फिर से दोबारा चलता रहता है, लगातार ये चलते रहता है और ये कभी एंड नहीं होता है। और ये किसी भी देश के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ये सर्कुलर फ्लो है जो चलता रहे, वरना इससे देश को नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमारे देश में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है टू सेक्टर मॉडल के अंदर। तो दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।